वेलकम टू टॉपर क्लासेस 9.0। आज हम लोग कक्षा 10वीं का बायोलॉजी बुक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स और उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने जा रहे हैं। तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा प्रश्न क्या कहता है। सबसे पहले हमारा प्रश्न देखिए, वस्तुनिष्ठ कह रहा है कि वे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन बुक में दिया हुआ था। पहला क नंबर में दिया हुआ था परजीवी, ख में मृतजीवी, ग में स्वपोषी और घ में परपोषी। तो हमने इसका आंसर क्या लिख दिया? हमने इसका आंसर लिख दिया है मृतजीवी। ठीक है, इसका आंसर होगा मृतजीवी। अब चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है, यानी स्वपोषी भोजन के लिए क्या आवश्यक है? तो क्लोरोफिल भी आवश्यक है, उसके बाद सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, उसके बाद जल और कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है। अर्थात आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। और अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न कहता है इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। तो प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषी अंगक जो है हरित लावक है। क्या है? हरित लावक, यानी क्लोरोफिल क्या है? प्रकाश संश्लेषण अंगक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला 4 नंबर क्या कह रहा है कि वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है, यानी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत है। तो वो हमारा कितना है? 0.03% है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है, यानी जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होता है उसमें निम्नलिखित में क्या नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, तो इसमें क्या नहीं होता है? तो जल का टूटना ये होता है। ठीक, उसके बाद ऑक्सीजन का मुक्त होना ये भी होता है, CO2 का उपयोग ये भी होता है, और CO2 का मुक्त होना तो ये नहीं होता है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ख नंबर। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि इनमें किसके द्वारा अमीबा पोषण का अंतर्ग्रहण करता है, मतलब भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। तो अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है? तो कुटपाद के द्वारा। किसके द्वारा करता है? कुटपाद के द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है। तो कह रहा है कि किस छिद्र के द्वारा जो ग्रसनी होता है वो ग्रास नली से जुड़ा होता है। तो जो निगल द्वार होता है, निगल द्वार जो होता है, इस निगल द्वार के द्वारा जो ग्रसनी होता है वो ग्रास नली से जुड़ा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ग्रहणी भाग है, तो ग्रहणी किसका भाग है? ग्रहणी किसका भाग है? तो मुख गुहा का नहीं, अमाशय का नहीं, बड़ी आंत का नहीं, बचा क्या? छोटी आंत। तो मुख गुहा किसका भाग है? छोटी आंत का भाग है। अब आगे देखिए, आगे क्या प्रश्न? आगे प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। आगे क्या कर रहा है? आगे कर रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, जिसमें यहाँ कह रहा है कि स्वपोषी पौधों में क्या करने की क्षमता होती है, मतलब स्वपोषी पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? तो स्वपोषी पौधे जो वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अब उसके बाद अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण में डैश ऊर्जा में होता है, यानी जो सूर्य का जो ऊर्जा होता है तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा उसका परिवर्तन किस रूप में होता है? तो उसका जो परिवर्तन होता है वो आपका रासायनिक ऊर्जा में होता है, यानी जो सौर ऊर्जा का परिवर्तन होता है
वो प्रकाश संश्लेषण में किस ऊर्जा में होता है? रासायनिक ऊर्जा में होता है। ग्लूकोज क्या है? रासायनिक पदार्थ है। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में पत्तियां CO2, वायुमंडल से पत्तियां CO2 डैश द्वारा ग्रहण करती है। तो पत्तियां CO2 कैसे ग्रहण करती है? रंध्र से। कैसे ग्रहण करती हैं? रंध्र से ग्रहण करती है। ठीक है, यानी पत्तियों में क्या होता है? छिद्र होता है जिसे रंध्र कहते हैं, और उसी के द्वारा पत्तियां जो है CO2 ग्रहण करती है। अगला प्रश्न है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है डैश कहलाती है। तो वे क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है तो क्या कहलाता है? जैव पराक्रम। यानी जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, मतलब जीवों के शरीर का मेंटेनेंस होता है, वे क्रियाएं क्या कहलाती है? जैव पराक्रम कहलाती हैं। आगे देखिए प्रश्न है, बोल रहा है कि सूर्य के प्रकाश को डैश अवशोषित करता है। तो जो सूर्य का प्रकाश होता है उसको कौन अवशोषित करता है? तो उसको जो है ये क्लोरोफिल क्या करता है? अवशोषित करता है। सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषित करता है? क्लोरोफिल। अब अगला प्रश्न है कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई करीब 8 से 10 मीटर तक होती है। यानी जो मनुष्य का जो आहार नाल है उसका लंबाई कितना होता है? तो मनुष्य के आहार नाल का लंबाई कितना होता है? 8 से 10 मीटर। ठीक है, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितना होता है? 8 से 10 मीटर। अब देखिए अगला प्रश्न है कि मनुष्य की आमाशय की दीवार से डैश नामक स्राव निकलता है। यानी जो आमाशय का जो दीवार है उससे किस रस का स्राव होता है? तो आप कहिएगा कि जठर रस का स्राव होता है। किसका स्राव होता है? जठर रस का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाला रस कहलाता है। तो छोटी आंत का जो ग्रंथि है उससे जो रस निकलता है वो क्या कहलाता है? तो वो जो है सक्कस एंटेरिकस या आंत्र रस कहलाता है। देखिए चूंकि आंत से निकलता है तो इसको आंत रस बोलते हैं या सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। अब देखिए यहाँ से हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होता है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जैव पराक्रम किसे कहते हैं? क्या कह रहा है कि जैव पराक्रम जो है, जैव पराक्रम वो किसे कहते हैं उसको हमको देखना है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर क्या लिखेंगे कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव पराक्रम कहते हैं। जैव पराक्रम किसे कहते हैं? तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण करने का मतलब है कि मेंटेनेंस होता है। ठीक है, तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का क्या होता है? अनुरक्षण होता है, उसको जैव पराक्रम कहते हैं। जैसे में आपका पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, ये सब क्या है? जैव पराक्रम कहलाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती है? कह रहा है कि जो बहुकोशिकीय जीव है उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती? जैसे हम लोग क्या है? बहुकोशिकीय जीव हैं, तो हम लोग जो है क्या नाक के द्वारा श्वसन करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि वो विसरण के द्वारा क्यों नहीं पूरा हो सकता है। ठीक है, मतलब ये जो विसरण यहाँ लिखा हुआ है तो ये विसरण के द्वारा क्यों नहीं पूरा हो सकता है? तो इसका आंसर बताना है। आंसर लिखें कि बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं जो है पर्यावरण के क्या हो रहा है? बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं पर्यावरण के संपर्क में नहीं होती है। तो इसका आंसर लिखें क्योंकि जो बहुकोशिकीय जीव है उसकी सभी कोशिकाएं, यानी बहुकोशिकीय जीव का शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो उनकी सभी कोशिकाएं पर्यावरण के संपर्क में नहीं होती है,
अतः इसलिए बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा पूरी नहीं हो पाती। ठीक है, इसका हम आंसर लिखेंगे। क्योंकि देखिए एक कोशिकीय जो जीव होता है उसका संपूर्ण शरीर पर्यावरण के संपर्क में रहता है, जिस कारण में विसरण के द्वारा क्या होता है, श्वसन होता है। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव होता है उसका जो शरीर कोशिका होता है वो पर्यावरण के संपर्क में नहीं रह पाता, जिसके कारण उसमें विसरण क्रिया नहीं हो पाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 3 नंबर है, कह रहा है कि जीवों में पोषण की प्रमुख 2 विधियां कौन कौन सी है। जीवों में पोषण की प्रमुख 2 विधियां कौन कौन सी हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर कि जीवों में पोषण की प्रमुख 2 विधियां निम्नलिखित है। पहला क्या है आपका, पहला है आपका स्वपोषण, दूसरा क्या है, दूसरा है परपोषण। यानी जीवों में पोषण 2 विधि से होता है। कौन कौन विधि से होता है, तो स्वपोषण से होता है और परपोषण से होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि हरे पौधों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। तो जो हरे पौधे होते हैं वो किस प्रकार का पोषण करते हैं, तो जो हरे पौधे होते हैं वो स्वपोषण करते हैं। हरे पौधे क्या करते हैं, स्वपोषण करते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे कह रहा है कि जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। जो जंतु है उसमें पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो परपोषण। ठीक है, क्योंकि जंतु क्या होते हैं, परपोषी होते हैं, माने उनमें पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो परपोषण। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि 3 प्रकार की परपोषण के नाम लिखें। ठीक है, यानी 3 प्रकार का परपोषण, माने परपोषण 3 प्रकार का होता है, उसी का हमको नाम लिखना है। तो लिखेंगे कि 3 प्रकार की परपोषण विधियों के नाम निम्नलिखित हैं। 3 प्रकार के परपोषण विधि के नाम क्या है, निम्नलिखित हैं। पहला देखिए, पहला क्या है, परजीवी पोषण, दूसरा मृतजीवी पोषण, तीसरा प्राणी संपोषण। ठीक है, यानी ये 3 प्रकार का क्या है, परपोषण का विधि है। पहला हमने बताया क्या, परजीवी, दूसरा मृतजीवी और तीसरा प्राणी संपोषण। अब आगे चलते हैं, अब आगे यहाँ कह रहा है कि संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। यानी जो प्रकाश संश्लेषण का जो प्रक्रिया है उसका रासायनिक समीकरण लिखना है। तो रासायनिक समीकरण देखिए, संपूर्ण पूरे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण हमको लिखना है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, पहले यहाँ पर लिखेंगे 6CO2 प्लस 12H2O। ठीक है, ऐसे करके तीर चिन्ह बना लेंगे, तीर चिन्ह, ऊपर लिखेंगे सूर्य का प्रकाश, नीचे क्लोरोफिल। फिर यहाँ पर लिखेंगे C6H12O6, इसका अर्थ होता है ग्लूकोज। उसके बाद लिखेंगे 6O2 यानी ऑक्सीजन के 6 अणु और 6H2O यानी जल के 6 अणु। ठीक है, इस प्रकार से हम इसका समीकरण लिखेंगे। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, सॉरी देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है, यानी बाई प्रोडक्ट। जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होता है उसमें उत्पाद के रूप में क्या बनता है, तो उसमें ऑक्सीजन गैस बनता है। क्या बनता है, ऑक्सीजन गैस। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है। यानी जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो क्लोरोफिल में ही क्यों होती है, मतलब क्लोरोफिल उसके लिए क्यों जरूरी है। तो इसमें हम लिखेंगे क्योंकि इसमें जो है पर्णहरित, क्योंकि इसमें पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, इसलिए। यानी क्वेश्चन क्या कर रहा था, तो क्वेश्चन एक बार ठीक से पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है, तो क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसी में पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है
वो हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है, तो देखिए तो लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए निम्न पदार्थों की आवश्यकता होती है। पहला पर्णहरित या क्लोरोफिल, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा जल और चौथा सूर्य का प्रकाश। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो जाहिर सी बात है CO2 कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो CO2 जो है वायुमंडल से प्राप्त करेंगे। कहाँ से प्राप्त करेंगे, वायुमंडल से प्राप्त करेंगे। आगे कह रहा है कि कवक तथा जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है। जो कवक और जीवाणु होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है, तो देखिए आंसर लिखेंगे कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाती है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल का अभाव होता है। क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल का कमी होता है, इसी कारण इनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पोषण के दृष्टि से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु हैं। पोषण के दृष्टि से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु हैं, तो पोषण की दृष्टि से ये आपके जो हैं क्या हैं, परपोषण है। लेकिन परपोषण में कौन है ये, तो ये प्राणिसम पोषी है। परपोषण में ये आपके प्राणिसम पोषी हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि मनुष्य का आहार नाल कौन कौन से मुख्य भागों में बंटा होता है। तो आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, तो आंसर लिखेंगे कि मनुष्य का आहार नाल निम्नलिखित मुख्य भागों में बंटा होता है। कौन कौन भाग है, पहला है मुख गुहा, हमारा मुंह, उसके बाद ग्रसनी, उसके बाद ग्रास नली, उसके बाद दमाशय, उसके बाद छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत। यानी हमारा जो आहार नाल है वो मुख्यतः 6 भागों में बंटा हुआ है। कितने भागों में बंटा हुआ है, 6 भागों में बंटा हुआ है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि ग्रसनी में स्थित 2 छिद्रों के नाम लिखें। यानी ग्रसनी में 2 छिद्र होता है, उसका नाम लिखिए। तो देखिए पहला छिद्र निगल द्वार तथा दूसरा छिद्र क्या है, कंठ द्वार है। पहला छिद्र क्या है, निगल द्वार, और दूसरा छिद्र कंठ द्वार। आगे बढ़ते, आगे कह रहा है कि मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है। तो पाचन, मनुष्य में पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो आप कहेंगे कि मनुष्य में पाचन कहाँ शुरू होता है, तो मनुष्य में जो पाचन होता है वो आपका मुख गुहा जो होता है, मुख गुहा वहाँ से शुरू होता है। ठीक है, वहाँ शुरू होता है। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। यानी कह रहा है कि मनुष्य के आहार नाल में, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा कि आहार नाल के 6 भाग होते हैं, तो मनुष्य के आहार नाल के कौन से भाग में जो भोजन पच जाता है उसका अवशोषण होता है, तो छोटी आंत के इलियम में होता है। किस में होता है, छोटी आंत के इलियम में। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं ना, इलियम, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। 3 भाग होते हैं, कौन कौन, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। तो भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत के इलियम में होता है। कहाँ होता है, छोटी आंत के इलियम में। आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोफिल जो वर्णक है वो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है, तो आपका कहेंगे कि वो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। आगे देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है, कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण जब प्रक्रिया होता है तो पौधे किस चीज़ का निर्माण करते हैं, तो पहला तो वो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, पहला ग्लूकोज। उसके बाद उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन, माने उत्पाद के रूप में क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन, तथा अल्प मात्रा में H2O यानी जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पहला ग्लूकोज बनाते हैं, पहला क्या बनाते हैं, पहला वो जो है पहला ग्लूकोज बनाते हैं, दूसरा ऑक्सीजन बनाते हैं, और तीसरा अल्प मात्रा में जल बनाते हैं।
आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि मृत जीवी को क्या कहा जाता है, जो मृत जीवी हैं उसको क्या कहा जाता है, तो मृत जीवी को अपघटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपघटक। ठीक है। आगे कह रहा है कि किस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं। कह रहा है जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाता है, तो वे पोषी कहलाता है। क्या कहलाता है, पोषी। जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करता है वो परपोषी कहलाता है। ठीक है। आगे देखिए 22 नंबर प्रश्न है। कह रहा है गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है। गोबर छत्ता करने का मतलब मशरूम को, तो मशरूम में किस प्रकार का पोषण होता है, जो आपका मशरूम है उसमें मृत जीवी पोषण होता है, क्योंकि वे जो है सड़े गले चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करता है। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि पत्तियों का कौन सा अंग CO2 युक्त वायु का प्रवेश द्वार है। पत्तियों का कौन सा अंग जो है CO2 जो है यानी कार्बन डाइऑक्साइड उसका प्रवेश द्वार है, तो इसका आंसर हो जाएगा रंध्र। यानी जो पत्तियों में छिद्र होते हैं उसी के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के अंदर प्रवेश करता है। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर। कह रहा है कि पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है। पोषण की दृष्टि से जंतु क्या है, तो पोषण के दृष्टि से जंतु जो है परपोषी है। ठीक है, परपोषी है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न है। कह रहा है अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है। भोजन का पाचन अमीबा में कहाँ होता है, तो आप कहिएगा कि अमीबा में भोजन का पाचन अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो भोजन रसधानी में होता है। कहाँ होता है, भोजन रसधानी में। आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं। तो पाचन के लिए मनुष्य में जो विशेष अंग है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको आहार नाल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। आगे 27 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली रचना को क्या कहते हैं। यानी जीभ के ऊपरी सतह पर जो पाई जाती है रचना उसको क्या कहते हैं, तो उसे हम स्वाद कलियाँ कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, स्वाद कलियाँ कहते हैं। आगे देखिए 28 नंबर कह रहा है कि मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुँचता है। मुख गुहा के बाद भोजन कहाँ पहुँचेगा, तो मुख गुहा के बाद भोजन आपका पहुँचेगा ग्रास नली में पहुँचेगा। कहाँ पहुँचेगा, ग्रास नली में पहुँचेगा, यानी निगल द्वार में पहुँचेगा। अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर। ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह होने वाला सिकुड़न एवं फैलाव को क्या कहते हैं। सिकुड़न का मतलब सिकुड़ना और फैलना, तो ग्रास नली में जो सिकुड़ना और फैलना होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रमाकुचन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रमाकुचन कहते हैं। आगे देखिए 30 नंबर। भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है। यानी कह रहा है कि जो भोजन में जो आपका ये प्रोटीन होता है इसको पेप्टोन में कौन बदलता है, तो इसको जो है ये पेप्सिन बदलता है। कौन बदलता है, पेप्सिन। अब आगे देखिए कह रहा है 31 नंबर कि आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं। तो आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग है वो छोटी आंत है। क्या है, छोटी आंत। आगे देखिए 32 नंबर कह रहा है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी क्या है, यकृत है। क्या है, यकृत। आगे चलते हैं 33 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कि पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है। तो पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है, तो छोटी आंत में पूर्ण होती है। कहाँ होती है, छोटी आंत में। आगे प्रश्न है 34 नंबर कि छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर माने जहाँ जुड़ता है, छोटी आंत बड़ी आंत जहाँ जुड़ता है वहाँ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं। तो छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ जुड़ता है उस नली को सिक्कम कहते हैं। उस नली को क्या कहते हैं, सिक्कम। आगे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन। अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है। यानी जो अपचा भोजन होता है अस्थायी तौर पर कहाँ जमा होता है, तो वो जो है रेक्टम में जमा होता है, जिसको हम लोग मलाशय कहते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा जो है
अति लघुत्तरीय तक हमने इस वीडियो में देखा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है और हम खो ना जाएं, इसीलिए आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।